हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेटीओ LIC 2013 का एक क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये बिहार सर्कल का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएंगे। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मतलब EC है, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या तो आपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से बी किया हुआ है तो डिप्लोमा किया हुआ है, या तो आपकी ब्रांच IT कंप्यूटर साइंस है, या तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। रिपीटेडली जो PSU उस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछते हैं वैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर सीरीज में हम ऑलरेडी मोर देन 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। हम आज नेक्स्ट पेपर की बात करने वाले हैं। ये पूरा जो सीरीज है आपको मतलब इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए आपके जितने भी सब्जेक्ट है उससे, तो यहाँ पे इस पूरे सीरीज़ में आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट MCQ जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं वो मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है MCQ के लिए। तो यहाँ पे उसका नेक्स्ट पेपर की हम बात करते हैं जो बिहार का क्वेश्चन पेपर है 2013 का। इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहला वो क्या है, विच डेटा कम्युनिकेशन मैथड इज यूज टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर द सीरियल कम्युनिकेशन लिंक, ऐसा पूछा हुआ है। देखो सीरियल कम्युनिकेशन के लिंक के ही 3 पार्ट होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। डेटा ट्रांसमिशन के आपके 3 पार्ट होते हैं। सो यहाँ पे ये तीनों एक्चुअली जो है इसमें हम सीरियल कम्युनिकेशन से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। सिंप्लेक्स में भी कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स में भी कर सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स में भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे BNC मतलब ये दोनों में से भी कर सकते हैं। मतलब ये चारों ऑप्शन सही है ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो इस क्वेश्चन है इसमें तीनों सही आंसर होंगे, तो यहाँ पे एक भी सही आंसर नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है यही गलत है, मतलब आपका जो है मार्क जो है सबको यहाँ पे दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वायर्स नीडेड टू सेंड द डेटा ओवर द सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। सीरियल कम्युनिकेशन में आपको वायर मतलब कितने चाहिए अगर आपको डेटा सेंड करना है। तो देखो डेटा आपको सिर्फ सेंड करना है सीरियल कम्युनिकेशन में तो आपको एक ही वायर चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ एक ही वायर चाहिए। लेकिन आप बात करो वायर पेयर की, तो आप मतलब आप वायर की बात कर रहे हो तो वायर में ऑलवेज पेयर होता है। ठीक है। सो वायर पेयर की बात करो तो आपको वैसे 2 वायर चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ वायर्स नीडेड टू सेंड द डेटा, तो मिनिमम एक ही वायर यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द चैनल मूव्स डेटा रिलेटिवली स्लोली। कौन सा मतलब टाइप होता है जो मतलब मूव करता है डेटा स्लो डेटा मूव करता है, ऐसा पूछा हुआ है। तो वाइड बैंड चैनल, वॉइस बैंड चैनल, नैरो बैंड चैनल ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे नैरो बैंड चैनल जो है हाँ मतलब जितना आपका चैनल का बैंड होगा वो कम होगा उतना डेटा जो है आपका मतलब रिलेटिवली स्लोली मूव होगा, ऐसा आप कह सकते हो। इन द रेडियो कम्युनिकेशन रेडियो बैंड डिस्क्राइब द चैनल इन विच द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज डज नॉट सिग्निफिकेंटली एक्सीड द channel's coherence bandwidth. So in the study of wired channel, narrow band implies that the channel over concentration is sufficiently narrow that its frequency response can be considered flat, and that message bandwidth will therefore be less than the coherence bandwidth of the channel. इसीलिए यहाँ पे डेटा जो है रिलेटिवली आप कह सकते हो कि स्लो ट्रांसमिट होगा, आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट डेटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन्स यूज। मोस्ट डेटा कम्युनिकेशन जहाँ पे टेलीग्राफ लाइन होता है वो किसका यूज़ करता है आपको पता है। यहाँ पे मतलब इसी का हमने बात किया। ये मोस्ट टेलीग्राफ चैनल जो होते हैं मतलब वो नैरो बैंड चैनल का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे टेलीग्राफ लाइन का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे भी हम नैरो बैंड चैनल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आंसर भी सी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कंबाइंस द ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल IO डिवाइस इनटू द वन लाइन। सेवरल IO टू वन मतलब मैनी टू वन कौन करेगा आपको पता है, आपका मल्टीप्लेक्सर जो है करेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच पावर अ लाइट एमिटिंग डायोड कैन कपल इनटू ऑप्टिकल फाइबर। जनरली 100 माइक्रोवाट पावर जो है वो कपल करता है आपका LED ऑप्टिकल फाइबर में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिंक्रोनियस मॉडेम्स आर मोर कॉस्टली देन द एसिंक्रोनियस मॉडेम बिकॉज दे कंटेन द क्लॉक रिकवरी सर्किट। उसमें क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है, इसलिए सिंक्रोनियस मॉडेम जो होते हो मतलब कॉस्टली होता है, क्योंकि क्लॉक रिकवरी सर्किट जो है ये एक ऐसा सर्किटरी है जहाँ पे मतलब आपको सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए नेसेसरी है, और ये सर्किट की वजह से आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा दिया हुआ है। टर्मिनल सेक्शन ऑफ द सिंक्रोनियस मॉडेम्स कंटेन्स द स्क्रैम्बलर। रिसीवर सेक्शन ऑफ द सिंक्रोनस मॉडेम कंटेन द स्क्रैम्बलर। ट्रांसमिशन सेक्शन ऑफ द सिंक्रोनस मॉडेम कंटेन्स द स्क्रैम्बलर। ये जो है ये सही है। ट्रांसमिशन सेक्शन जो होता है सिंक्रोनस मॉडेम में उसमें स्क्रैम्बलर होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द सिंक्रोनियस मॉडेम द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ट्रांसमिट सिग्नल टू बी। मतलब सिंक्रोनियस मॉडेम की बात करें तो डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर ट्रांसमिट सिग्नल जो होगा वो मतलब इक्वलाइजर में आपका होगा, तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऐसा आप कह सकते हो। यहाँ पे सिंक्रोनियस मॉडेम के ही 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन लाइन इज द बेस्ट सुटेड टू इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में करना है मतलब आपको
जिससे हम इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं ओवर द मोबाइल टेलीफोन और सब में, तो बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट फुल डुप्लेक्सी होगा आपका। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेम्स फ्रॉम वन लैन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लैन वाया डिवाइस। फ्रेम्स फ्रॉम वन लैन टू अनदर लैन से लैन कौन कनेक्ट करता है, ब्रिज कनेक्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द टू पैकेट ओवर द मीडियम एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे आपको दो पैकेट सेंड करना है, तो देखो आप कंडीशन का भी यूज कर सकते हो, सिंक्रोनस का भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेम पैकेट दो टाइम पे आप सेंड कर रहे हो तब क्या होगा, कोलाइजन तभी होगा। हाँ, इसलिए कोलाइजन टेक्निक का हम यूज करते हैं, मतलब ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। टू मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम आर, जो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम के मेन मेजर होते हैं वो कौन से होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम एंड स्पेस जो है ये दोनों मेन मेजर है। देन द इनडायरेक्ट चेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन वन मॉड्यूल बाय अनदर मॉड्यूल इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं, और इसे साइड इफेक्ट कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर कौन सा है, एरे आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। So option C is the correct answer here. Next question की बात करते हैं। The operation of processing each element in the list is known as, operation of processing each element in the list, इसे आप क्या कहते हो, ट्रावर्सल। ट्रावर्सल कहा जाता है, मतलब सारे जितने भी एलिमेंट आपको दिए हुए हैं उसमें से सब के थ्रू आप एक बार पास हो गए, इसका मतलब होता है ट्रावर्सल। देन लिंक लिस्ट आर द बेस्ट सुटेड, मतलब लिंक लिस्ट के लिए कौन सा लाइन बेस्ट है, ऐसा यहाँ पूछा हुआ है। सो लिंक लिस्ट फॉर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन ऑफ द डेटा फॉर द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द डेटा इन द स्ट्रक्चर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हाँ, यहाँ पे आपका लिंक लिस्ट काम आएगा जहाँ कांस्टेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि लिंक लिस्ट में इंसर्शन, डिलीटेशन और अपडेटेशन करना बहुत ही आसान है, जबकि एरे में वो मुश्किल होता है। इसलिए लिंक लिस्ट बेस्ट है जहाँ पे आपका कांस्टेंटली डेटा जो है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, द फीचर द डेटाबेस अलाउज टू एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, ऐसा मतलब कौन सा फीचर अलाउ करता है, तो एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड। सो क्वेरीज, जब आप क्वेरीज जनरेट करते हो तो कुछ सर्टेन रिकॉर्ड को जिसकी आपने क्वेरी की है जनरेट, मतलब आपका पूरा लैंग्वेज जो है आपको पता है एसक्यूएल जो है, मतलब सिक्वल जो है इसी पे डिपेंड है, जिसका भी डेटा आपको चाहिए उसी का आप क्वेरी जनरेट करोगे और वही डेटा जो है आप एक्सेस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फिल्टर मेथड लेट्स यू फिल्टर द रिकॉर्ड दैट मैच द सिलेक्टेड फील्ड। फिल्टर बाय सिलेक्शन जो होता है, हाँ, वो आपको अलाउ करता है, तो सिलेक्टर मतलब सिलेक्ट फील्ड। अब बात करें इसमें, मतलब जो अलग अलग फिल्टर यहाँ पे दिए हुए कॉमन फिल्टर जो होते हैं, हाँ, टू फिल्टर द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ वैल्यूज होता है फिल्टर बाय सिलेक्शन। टू फिल्टर ऑल द रोज इन द टेबल दैट कंटेन्स अ वैल्यू दैट मैचेस द सिलेक्टेड वैल्यू इन द रो बाय फिल्टरिंग द डेटा शीट व्यू। फिल्टर बाय फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, टू फिल्टर द सेवरल फील्ड इन द फॉर्म और डेटा शीट, और इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। और एडवांस फिल्टर जो होता है, हाँ, टू फिल्टर टाइप वेर यू डिफाइन द कस्टम फिल्टर क्राइटेरिया, इसलिए हम एडवांस फिल्टर का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे बाकी फिल्टर का मतलब कब यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाय ग्रुप रिपोर्ट यू अंडरस्टैंड, मतलब ग्रुप रिपोर्ट से हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, द टाइप ऑफ द रिपोर्ट द डिस्प्ले डेटा ग्रुप बाय फील्ड यू स्पेसिफाइड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। व्हाट इज द साइज एंड डेट, व्हाट इज द साइज ऑफ डेट एंड टाइम फील्ड। हाँ, मतलब डेट एंड टाइम फील्ड का जो टाइप होता है उसका साइज क्या होता है, ऐसा दिया हुआ है आपके पीसी में, तो उसका साइज जो होता है वो 8 होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। व्हाट डू यू नीड इफ यू शुड एनफोर्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल आपको एनफोर्स करना है, तो आप जंक्शन टेबल का यूज करोगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इज यूज टू स्टोर द फोटोग्राफ ऑफ द एम्प्लॉय। फोटोग्राफ ऑफ द एम्प्लॉय स्टोर करने के लिए OLE जो है इस टाइप का यूज होता है। डेटाबेस का क्वेश्चन है यहाँ पे। पिक्चर इन द टेबल, मतलब आपको टेबल में पिक्चर आपको स्टोर करना है, तो हम OLE का यूज करते हैं इस क्वेश्चन। इससे पहले भी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पे करवा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू एड मोर टेबल्स इन द डेटा शीट। आपको एस में ज़्यादा टेबल ऐड करने, तो डिजाइन यू टेबल विजार्ड बाय एंटरिंग डेटा, मतलब सारे मेथड से कर सकते हो। सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। The option like save, open database, prints are available in, these options are available in the file menu. So option C is the correct answer here. Next question, clipping is the result of, clipping जो होता है, the input signal being too large, the transfer being driven to saturation, the transfer being driven to cutoff, इन सबसे clipping होता है। अगर आप पावर एम्पलीफायर पढ़े हो तब भी आप ये ट्रांसफर का जो saturation और cutoff होता है, मतलब अपर पार्ट जो क्लिप हो जाता है, लोअर पार्ट क्लिप हो जाता है, सो ये आप जान पाओगे। सो ऑप्शन यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिस्टर बायस सर्किट अरेंजमेंट प्रोवाइड्स गुड स्टेबिलिटी यूजिंग नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम द कलेक्टर टू बेस। सो इसमें से कौन सा बायसिंग जो है कलेक्टर टू बेस नेगेटिव फीडबैक से आपको अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ऐसा पूछा हुआ है। सो यहाँ पे आंसर जो आएगा, आंसर आएगा कलेक्टर फीडबैक बायस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which transistor bias circuit arrangement has a poor stability because its Q point varies widely with the beta DC। so poor stability जो होता है वो बेस बायस का होता है, क्योंकि उसका Q point जो है वो बीटा DC के साथ मतलब बहुत ही वेरी होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो यहाँ पे है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन बायस सर्किट। जनरली हम वोल्टेज डिवाइडेड बायस जो होता है उसका यूज़ करते हैं। आपको अगर डायग्राम में दिखा दो तो वोल्टेज डिवाइडेड बायस जो होता है वो ऐसा होता है, हाँ, जिसका आपने देखा भी होगा, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर बायस। यहाँ अगर आप आर लगा दो तो सो मतलब R1 R2 यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है और यहाँ से बायसिंग जो है प्रोवाइड किया जाता है। देन रिफर टू दिस फिगर, डिटरमाइन IC। IC जो है फाइंड करने को बोला गया है। यहाँ पे आपको डायग्राम दे दिया है जिसमें बीटा DC आपको बता दिया है, IB आपको बता दिया है और IC पूछ लिया है। सो यहाँ पे डायरेक्टली आप IC फाइंड करना चाहो तो भी IC फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपका IC जो है वो फ्लो होगा। सो यहाँ पे 20 वोल्ट और मतलब आपको पूरा सीधा यहाँ पे आप केवल लगा दोगे तब भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखो R1 जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो आपको सीधा मतलब IC फाइंड करना है, तब भी आप जो है IC फाइंड कर सकते हो। आपको पता है कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है। सो आप सीधा उसका यूज़ करोगे तो यहाँ पे 100 × 50 × 10⁻⁶ आप लगाओगे तो क्या होगा, मतलब 5 × 10⁻³ होगा, मतलब 5 मिली एम्पियर जो है होगा आपका, क्या होगा आपका IC होगा। सो यहाँ पे 5 मिली एम्पियर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो अदरवाइज IB नहीं दिया होता तब भी आप IB फाइंड करके भी कर सकते थे। अगर R1 दे दिया होता फॉर एग्जांपल 10 किलो ओम, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है डिवाइड होता है, इसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस। सो वोल्टेज मतलब 10 वोल्ट डिवाइड होता तो आपको यहाँ पे करंट मिल जाता, यहाँ पे आपको करंट मिल जाता, मतलब ऐसे तो फिर यहाँ पे आपका VB होता है, यहाँ से आपको IE मिल जाता और IE मिल जाता तो आपको IC जो है वो नियरली इक्वल टू I होता है, तो मिल जाता। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एट सेचुरेशन द वैल्यू ऑफ द VC इज नियरली ब्लैंक एंड द IC इज ब्लैंक। मतलब सेचुरेशन पे VC जो होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा और IC जो होगा वो IC सेचुरेशन होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 जो आपको दिया हुआ है, द डिवाइस दैट प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद द यूजर और अदर कंप्यूटर आर रिफर टू एज। जो मतलब आपको मतलब कंप्यूटर जो है वो अदर से आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो मतलब आपका डिवाइस जो ये प्रोवाइड करेगा तो कम्युनिकेट विद द अदर यूज़र, तो वो कौन सा होगा, ऐसा यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आपका जो IO होगा, इनपुट आउटपुट जो होगा वो ये फंक्शन करेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ड्राइव द माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ड्राइव द माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, माइक्रोप्रोसेसर में हम इसका यूज़ करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर में हम असेंबली लैंग्वेज जो होते हैं उसका यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर द मशीन आर कॉल्ड एज, ऑल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर द मशीन जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब ऑल द कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर द मशीन्स आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8085A इज एन 8-bit parallel CPU. So option C is the right answer here. Next question, because microprocessor CPUs does not understand the mnemonics as they have to be converted into the binary machine code. मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो तो न्यूमोनिक्स नहीं समझ पाएगा। हाँ, मतलब आपने जो लिखा है फॉर एग्जांपल मूव B, C, तो कंप्यूटर को क्या पता कि मूव B, C क्या है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उस कोड को आपको मशीन कोड जो होता है बाइनरी मशीन कोड उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, रजिस्टर इन द माइक्रोप्रोसेसर दैट गिव्स द ट्रैक ऑफ द आंसर और रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, इसे क्या कहते हो आप, इसे एक्यूमुलेटर कहा जाता है। सो ऑप्शन डी जो यहाँ पे वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बसेस आर कनेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ 8085A माइक्रोप्रोसेसर, कितने बसेस को कनेक्ट किया जाता है ऐसा पूछा हुआ है। तो 3 बसेस जो होते हैं उसको कनेक्ट किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। द आस्की कोड फॉर द लेटर ए, लेटर ए का जो आस्की कोड होता है वो 10000001 ऐसा होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। द रजिस्टर इन द 8085A दैट इज यूज्ड टू कीप द ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट ऑफ कोड टू बी रन इन द प्रोग्राम इज, मतलब कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम काउंटर मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच कहाँ पे स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा। सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे है वो बिल्कुल सही आंसर है। और बहुत अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछ लेते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिवाइड बाई 32 डिवाइस। डिवाइड बाई 32 मतलब आपको 2:5 मतलब 32 होगा, आपको मतलब 5 फ्लिप फ्लॉप आप लगाओगे तो डिवाइड बाई 32 फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि 5 फ्लिप फ्लॉप मुझे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क समटाइम्स कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का एग्जांपल कौन सा गलत है ऐसा दिया हुआ है। सो यहाँ पे X.25 लेवल 2 ISO जो है इस क्वेश्चन पीटा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। सो यहाँ पे ये जो है गलत एग्जाम्पल नेटवर्क लेयर का, बाकी सारे नेटवर्क लेयर के एग्जाम्पल है जितने भी दिए हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स एंड द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDS आर एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है एग्जाम्पल किसका होता है ऐसा पूछा हुआ है, तो वायरलेस नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन भी वायरलेस नेटवर्क का सारा एग्जाम्पल है। देन ATM, ये भी बहुत पीटा हुआ क्वेश्चन है। ATM इज फंडामेंटली अ पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। आपका एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड जो होता है ATM फंडामेंटली कैसा होता है, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब FDM का वेरिएशन कौन सा है, तो जो हम ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हो इस WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो क्या है आपका FDM का वेरिएशन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन सिक्योरिटी मेथड इज एनक्रिप्शन बट द एनक्रिप्शन डज नथिंग टू कीप डिजिटल पेस्ट एंड हैकर्स आउट। टू अकॉम्प्लिश दिस गोल वी नीड, वैसे हमें क्या चाहिए, मतलब फायरवॉल चाहिए आपको, मतलब जैसे कंप्यूटर में फायरवॉल का यूज़ करते हो आप, सिक्योरिटी मेथड का यूज़ तो करते हो बट ठीक है उसको और एक आप मतलब एक दीवार की तरह लगा दो जो आपके पीसी में या आपका मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसमें एंटर ना कर पाए। सो इसलिए हम फायरवॉल का जो है यूज़ करते हैं। देन HTTP रिफर्स टू, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको पता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। वाई वॉज द OSI डेवलप, मतलब OSI का डेवलपमेंट क्यों हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो OSI स्टैंडर्ड वेर नीडेड टू अलाउ एनी टू सिस्टम टू बी कम्युनिकेट, मतलब कोई स्टैंडर्ड चाहिए था जो दो सिस्टम को कम्युनिकेशन अलाउ करे। हाँ, मतलब जिसके बीच में दो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, कौन से लेयर होंगे, ये डिफाइन करना जरूरी था, इसलिए OSI जो है वो डेवलप हुआ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑटो डायलिंग अलाउस। ऑटो डायलिंग से क्या होगा, देखो ऑटो डायलिंग आप करोगे तो ऑटो डायलिंग आपको अलाउ करेगा डायल अप द फोन नंबर बाय टाइपिंग देम ऑन द कीबोर्ड एंड ऑल्सो अ पर्सनल कंप्यूटर टू आंसर इनकमिंग कॉल विदाउट ह्यूमन इंस्टा असिस्टेंट। ये दोनों ऑटो डायलिंग में होता है। सो ऑप्शन बी सी जो आपका होगा बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी और डिस्क टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। आप सेंड फाइल करोगे एक से दूसरा जगह पे, मतलब दूसरी कंप्यूटर में, तो उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। सो उसे क्या कहोगे आप, अपलोडिंग कहोगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। व्हाट डिवाइस इज सिमिलर टू द RTD बट हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट NTC किसका होता है, RTD मतलब आपका जो आपका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर होता है उसे RTD कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है थर्मिस्टर का। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, द रेजिस्टिव चेंज ऑफ द स्ट्रेन गेज, मतलब क्या होगा, रेजिस्टिव चेंज ऑफ द स्ट्रेन गेज इज बेस्ड ऑन द गेज फैक्टर बट इज टिपिकली लेस देन 1 ओम होता है, मतलब लेस देन 1 ओम होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर है। देन SCR के बारे में पूछा हुआ है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कैन बी टर्न ऑफ। SCR आपको टर्न ऑफ करने के लिए बहुत सारे मेथड है, उसमें से एक मेथड है फोर्स कम्यूटेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द टिपिकल थर्मोकपल, आपका जो थर्मोकपल होता है उसका आउटपुट वोल्टेज लेस देन 100 मिलीवोल्ट होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ये टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब कहीं देखे इस क्वेश्चन तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो है आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कनेक्शंस टू अ थर्मोकपल, कनेक्शंस टू अ थर्मोकपल कैन प्रोड्यूस एन अनवांटेड थर्मोकपल इफेक्ट विच मस्ट बी कंपनसेटेड फॉर। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। देन RTDs आर टिपिकली कनेक्टेड विद द अदर फिक्स रजिस्टर इन द ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। RTD को जो है वो ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका आंसर सही क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, होल्डिंग करंट फॉर एन SCR इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज, मतलब आपका मिनिमम करंट जो आपको SCR को कीप ऑन, मतलब SCR को ऑन रखने के लिए चाहिए उसे कहते हैं होल्डिंग करंट। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, जितने भी डेफिनेशंस दिए हुए हैं उसमें से द अमाउंट ऑफ द करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन, ऐसा आप कह सकते हो। हाँ, मतलब इस करंट के नीचे अगर आपको करंट आ जाएगा तो आपका SCR, देखो SCR टर्न ऑन करने के लिए नहीं है, लेकिन होल्डिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसके नीचे अगर करंट आ गया तो आपका SCR टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ द करंट दैट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन इन द SCR, इसे आप कह सकते हो होल्डिंग करंट। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है।
व्हाट इज द मूविंग पार्ट ऑफ अ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो आपका कोर जो होता है वो वहां पे मूविंग पार्ट होता है एलवीडीटी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा। कंप्यूटर जो है वो सीपीयू चिप में डेटा को ऐड करता है एंड कंपेयर करता है। सो ऑप्शन सी जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम रजिस्टर जो इसका यूज करते हो। सो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अ कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पेरिफेरल इक्विपमेंट सबको कंसिस्ट करता है। सो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। सीपीयू डज नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन। सीपीयू में से कौन सा परफॉर्म नहीं करता है। तो देखो सीपीयू लॉजिकल ऑपरेशन करता है, सीपीयू अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, सीपीयू डेटा ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द डज नॉट पूछा हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। स्टैक की बात यहाँ पे की हुई है। स्टैक क्या होता है। देखो स्टैक की बात करें, देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे स्टैक पॉइंटर क्या होता है ये नहीं पूछा हुआ है, स्टैक के बारे में पूछा होता है। अगर ऐसा पूछा होता स्टैक पॉइंटर इज, तो स्टैक पॉइंटर 16 बिट रजिस्टर है माइक्रोप्रोसेसर में, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन स्टैक की बात की मतलब जो पूरा स्टैक होता है वो क्या होता है। स्टैक जो होता है वो एक मेमोरी लोकेशन है जहां पे मतलब आपका कंटेम्प्रेरी जो इंफॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इन द कंप्यूटर आप स्टोर करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और स्टैक पॉइंटर इज स्टैक पॉइंटर। देखो यहाँ पे अब स्टैक पॉइंटर के बारे में पूछा है तो अब आप कह सकते हो कि आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो 16 बिट रजिस्टर है इन द माइक्रोप्रोसेसर दैट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द स्टैक मेमोरी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। तो देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन स्टैक के बारे में है, लेकिन एक स्टैक के बारे में पूछा हुआ है, एक स्टैक पॉइंटर के बारे में पूछा हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्रांच लॉजिक दैट प्रोवाइड्स द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इन द कंट्रोल यूनिट इज नोन एज, इसे कंडीशनल ट्रांसफर कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। इंटरप्ट विच आर इनिशिएटेड बाय द इंस्ट्रक्शंस आर, मतलब जो इंटरप्ट इनिशिएट होंगे इंस्ट्रक्शंस है उसे कहेंगे हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। टाइम शेयरिंग सिस्टम इम्प्लाई दैट द मोर देन वन प्रोग्राम इन द मेमोरी। सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A certain fiber optic cable has following characteristic। eta 1 यहाँ पे दिया हुआ है 1.81, eta 2 दिया हुआ है 1.73। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा से ऐसा पूछा हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पता है साइन इनवर्स करना होता है। तो यहाँ पे आप सीधा साइन इनवर्स करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू आपका साइन इनवर्स eta 1 बाई eta 2 जो होता है। सो आप सीधा मतलब ये करोगे तो आपको जो आंसर यहाँ पे है मिल जाएगा। आंसर आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो 71.90 मिलेगा। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एन एम डीमोडुलेटर कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द लीनियर मल्टीप्लायर फॉलोड बाय एन ब्लैंक फिल्टर। देखो यहाँ पे प्योरली थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। इसमें काफ़ी बार काफ़ी सारी एम्बिग्यूटी भी आपके दिमाग में आएगी कि नहीं आप क्या ये आंसर सही नहीं हो सकता है, आंसर सही नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको चूज करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो लो पास फिल्टर होगा। ए मॉड्यूलेटर में जनरली हम लीनियर मल्टीप्लायर के बाद जो है लो पास फिल्टर का यूज करते हैं। आप कोई भी ए मॉड्यूलेटर में कोई भी आप ब्लॉक डायग्राम देख लोगे तो ऑलवेज जनरली जो लास्ट ब्लॉक होता है वो आपका कौन सा होता है, लो पास फिल्टर होता है। क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं हम लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए और हमें आउटपुट में भी क्या चाहिए, हमें लोअर फ्रीक्वेंसी ही चाहिए, इसलिए लो पास फिल्टर का हम यूज करते हैं। IF फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका एम रिसीवर का 455 किलोहर्ट्ज होता है। तो ये बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फॉर अ लाइट रे टू प्रोपागेट along the fiber optic cable what must be the relationship between the angle of the incidence and the critical angle। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए ऐसा पूछा हुआ है। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। लाइट में भी प्रोपागेटेड along the optical fiber cable in which of the following mode। तो आपका ऑप्टिकल फाइबर में देखो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में बिल्कुल लाइट प्रोपागेट कर सकता है। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स इसका हम यूज करते हैं OFS मतलब BSNL में जो यूज होता है कौन सा होता है, BSNL में सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स जो फाइबर हो उसका यूज होता है। मल्टीपल इसमें भी लाइट तो मतलब सब में प्रोपागेट कर सकता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इन AM the carrier is changed by modulating signal what parameter of the carrier is changed। तो आपका AM में कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, आपका AM में एम्पलीट्यूड चेंज होगा तभी तो इसे कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
For four quadrant linear multiplier, what is the output voltage given the input voltage is Vx is equal to 2 volt and Vy is equal to minus 10 वोल्ट। आपको देखो ऐसे आप फोर क्वाड्रेंट लीनियर मल्टीप्लायर के पहले तो यहाँ पे बात की हुई है, तो मैं आपको बता दूं अगर आप इसके बारे में जानते नहीं हो तो फोर क्वाड्रेंट लीनियर मल्टीप्लायर जो होता है उसका आउटपुट वोल्टेज ऐसा लिखा जाता है। हाँ, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vx1 माइनस Vx2, ये आउटपुट वोल्टेज जो फोर क्वाड्रेंट मल्टीप्लायर का होता है उसका ऐसा लिखा जाता है। हाँ, इंटू Vy1 माइनस Vy2, आपको Vx1 और Vy1 जो है आपको मतलब दिया हुआ है ऐसा आप कह सकते हो। हाँ, डिवाइड बाय V रेफरेंस, मतलब आपका जो रेफरेंस वोल्टेज होगा वो यहाँ पे, और इनटू आप करोगे मतलब प्लस आपका Vz होता है अगर जनरल वोल्टेज को है, तो यहाँ पे तो Vz है नहीं तो इसे हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे V रेफरेंस जो आपको मतलब जनरल जो V रेफरेंस होता है यहाँ पे 10 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, Vx2 इज इक्वल टू Vy2 इज इक्वल टू और Vz2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये तो आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये सारा क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक है, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि V0 इज इक्वल टू Vx1 इंटू Vy1 डिवाइड बाई 10। तो देखो यहाँ पे मैंने इन जनरल V रेफरेंस 10 वोल्ट ले लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे फोर क्वाड्रेंट लीनियर मल्टीप्लायर में जनरली 10 वोल्ट होता है आपका रेफरेंस वोल्टेज जो होता है वो, तो यहाँ पे मैं सीधा मल्टीप्लिकेशन करूँगा। सो 2 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाई 10, मतलब Vx1 इंटू Vy1 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, -2 जो है वो मुझे आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर मिलेगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द आउटपुट स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैंक मॉड्यूलेटर includes upper side एंड लोअर साइड फ्रीक्वेंसीज एंड द कैरियर फ्रीक्वेंसीज। आउटपुट स्पेक्ट्रम मतलब कौन से मॉड्यूलेटर का जिसमें अपर साइड लोअर साइड, देखो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो होता है उसमें सब कुछ मिलेगा। देखो यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे सर बैलेंस मॉड्यूलेटर आंसर नहीं आएगा, लेकिन बैलेंस मॉड्यूलेटर में अपर साइड लोअर साइड फ्रीक्वेंसी होता है, DSP-SC के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी भी चाहिए हमें, तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी भी चाहिए तो हमें स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो आएगा वो सही आंसर आएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ब्लैंक प्रोसेस। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है सिंपली मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, आप ऐसा कह सकते हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज VCO स्टैंड्स फॉर? VCO का फुल फॉर्म क्या होता है ऐसा पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो होता है उसे VCO कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, PLL इज अ फीडबैक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ, PLL जो आपका होता है मतलब फेज लॉक लूप जो होता है उसमें क्या क्या होता है, फेज डिटेक्टर होता है, लो पास फिल्टर होता है, VCO होता है, सब कुछ होता है। आप अगर फेज लॉक लूप आप पढ़े हो डिमोडुलेशन ऑफ द FM के लिए तो वहाँ पे आप ये सब पढ़े होंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In a 1 megahertz carrier, an amplitude modulated with the 5 kilohertz audio signal, the upper sideband frequency कितना होगा? देखो 1 मेगाहर्ट्ज मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1000 किलोहर्ट्ज। हाँ, और उसमें आपका मॉड्यूलेट किया जा रहा है मतलब प्लस और माइनस 5 होगा। तो आप अगर बोलो तो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, लोअर साइड बैंड पूछा हुआ था तो 995 आता है, अपर साइड बैंड पूछा हुआ है इसलिए 1005 आंसर आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द वोल्टेज लेवल फॉर द नेगेटिव लॉजिक सिस्टम जो आपका होता है, हाँ, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि आपका ECL में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। द आउटपुट QN ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप इज 0, इट चेंजेस टू 1 व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, सो द इनपुट JN एंड KN आर रिस्पेक्टिवली, ऐसा पूछा हुआ है। मतलब देखो आपका आउटपुट QN का मतलब जो है JK फ्लिप का वो 0 है, उसके बाद वो 1 हो जाता है जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इनपुट जो है वो 1 एंड डोंट केयर होगा तभी, मतलब आपका 1 0 होगा तब भी आपका 1 हो जाएगा, 1 1 होगा तब भी आपका आउटपुट जो है 1 हो जाएगा। तो सिंपली 1 एंड डॉट केयर आप एक्साइटेशन टेबल अगर आपको याद है तो वहां से भी आप आंसर कर पाओगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The larger the RAM of the computer, the faster is its speed, since it eliminates the frequency disk IOs. So option C is the correct answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द DB, DW and DD directives are used to place data in the particular location or to simply allocate space without pre-assigning anything to space. The DW and the DD directories are used to generate, आपका जो ये डायरेक्टरीज होता है DD and DW, हाँ, इसकी हम बात करें तो मतलब ये आपका जो डेटा बाइट होता है, डेटा वर्ड होता है, डबल डेटा होता है, हाँ, उसके फॉर्म में जो होता है डायरेक्टिव का यूज़ किया जाता है। 8086 का इस क्वेश्चन है। तो आपका DW एंड DD डायरेक्टरीज जो होता है, हाँ, मतलब ऐसा कर सकते हैं DW एंड DD डायरेक्टरीज जो है आर यूज टू सेपरेट द ऑफसेट ऑफ द फुल एड्रेस ऑफ द लेबल्स एंड द वेरिएबल्स। ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
द नंबर ऑफ बीट्स नीडेड टू एड्रेस द 4K मेमोरी, 4K मतलब कितना होगा 2:12 होगा, तो आपको 12 एड्रेस लाइन चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। द डेसिमल वैल्यू फॉर द बाइनरी कोडेड नंबर सिस्टम आपको जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 0 0 0 1 0 0 1 0, तो आपको सिंपली 1 2 4 8 16 करोगे तो 16 + 2 दैट इज 18 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलियन एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है जो a + c + d ऐसा होना चाहिए, a + c + d इंटू b + c + d होगा, तो यहाँ पे आपको देखो आप ऐसा लिख सकते हो ab + c + d ऐसा आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे ab + c + d मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब फुल एडर टेक्स, फुल एडर जो होगा हाँ वो 3 इनपुट लेगा और 2 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सो फुल एडर टेक्स 3 इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द 2 आउटपुट, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। हाउ मेनी वंस आर प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, देखो यहाँ पे सिंपली आप ऐसे कर सकते हो 15 मतलब आपको 4 1 चाहिए, 5 मतलब आपको कितने 1 चाहिए 2 1 चाहिए, और 3 में भी आपको 2 1 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस आपको जो है वो चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स डज नॉट अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें देखो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है गलत है, यहाँ पे और गेट्स एंड एंड गेट जो होना चाहिए, तो ये जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन अलाउ नहीं करेगा। तो अगर आपको नैंड गेट आ जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि नैंड गेट जो है आपका यूनिवर्सल गेट है आपको पता है, ठीक है। और गेट्स एंड इन्वर्टर ओनली का यूज़ करोगे तो भी वो नॉर गेट हो जाएगा, तो वो नॉर गेट से भी आप जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो, और एक्सक्लूसिव और गेट से भी आप कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए अगर आपको नैंड गेट दिया होता, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है। तो विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच लॉजिक सर्किट इज द फास्टेस्ट, जो दिया हुआ है उसमें से फास्टेस्ट कौन सा होगा, आपका टीटीएल, आपको पता है शॉर्ट टीटीएल जो होता है उसका 2 नैनोसेकंड का जो होता है वो टीपीडी होता है, तो आपका वो फास्टेस्ट होता है टीटीएल, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप ओवर द ट्रांजिस्टर सर्किट इज, मेन एडवांटेज फ्लिप फ्लॉप को क्या है वो ट्रांजिस्टर, लो प्रोपागेशन डिले टाइम, दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप ओवर ट्रांजिस्टर सर्किट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, व्हेन n रेजिस्टेंस ऑफ द ईच वैल्यू r are connected in the parallel, then the resultant resistance is x, when the n resistance are connected in the series total resistance क्या होगा, तो n² x होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखो इसको सॉल्व करना है तो आपको ये जरा क्वेश्चन जो पूछे हुए टिपिकल आपका जब आप 11th-12th में थे तब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। आप r रेजिस्टेंस ले लो पैरेलल में, बाद में लिख दो 1/r इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r तो 1/rm। हाँ, सिंस ऑल द रेजिस्टेंस आर इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हो, r इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू nr ऐसा आप लिख सकते हो। हाँ, तो मतलब r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू nr आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब 1/r होगा, तो बट इट गिव्स द इक्वल वैल्यू टू x, मतलब x इक्वल टू rn है तो r इज इक्वल टू nx लिख सकते हो। तो यहाँ पे सीरीज में है इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो कि r जो आपका होगा वो n² x होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप रजिस्टर मतलब पूरा आपको डेरिवेशन करना है तो सिंपली कर सकते हो, आप 11th-12th में बहुत करे हो। हाँ, और ये पूछते भी थे 11th-12th में। देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर ओम, ये भी वहाँ से इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, देन इस रेजिस्टेंस इज ओम क्या होगा। देखो आपका वायर का लेंथ अगर स्ट्रेच कर दिया, डबल कर दिया मैंने, तो एक तो आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीधा कोई आंसर कर देगा कि आर मैंने लेंथ डबल कर दिया तो आर डबल हो जाएगा, नहीं, आर 4 टाइम्स होगा, क्योंकि आपका एरिया जो होता है वो भी तो लेंथ से मतलब हाफ होगा। आप देखो वायर स्ट्रेच करोगे डबल इट्स लेंथ पे, हाँ, तो आपका एरिया भी तो हाफ होगा, इसलिए आपका टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 2r नहीं 4r होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Two resistance R1 and R2 gives combined resistance of 4.5 ohm when in the series and 1 ohm when in the parallel. So resistance are also, मतलब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, R1 R2 कंबाइन सीरीज में है, मतलब R1 + R2 जो है वो 4.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन में R1 + R2 4.5 हो रहा है, ऑप्शन सी में हो रहा है, बाकी एक भी ऑप्शन में R1 + R2 4.5 नहीं हो रहा है। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर है, दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी, ए और बी के बीच में, मतलब यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो यहाँ बाहर से स्टार्ट करते हैं, मतलब 3 + 7 कितना होगा, 10 होगा, 10 पैरेलल 10 होगा तो 5 होगा, ठीक है, प्लस 5 + 5 होगा, उसके बाद तो 5 + 5 अगेन 10 होगा, अगेन 10 पैरेलल 10 होगा, तो अगेन क्या होगा 5 होगा। सो ऑप्शन डी 5 जो यहाँ पे हो बिल्कुल सही आंसर है। द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, फॉर्म फैक्टर जो है किसका रेशियो है, RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। यहाँ से आपका मतलब आपका जो होता है फॉर्म फैक्टर 1.1 होता है, आपका साइन वेव का फुल वेव का आपको पता है, और यहीं से आपका जो मतलब पावर जनरेटिंग
लाइन होते हैं डिफाइन किए जाते हैं। सो यहाँ ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीटा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्न्स रेशियो रिक्वायर्ड टू मैच एन 80 ओहम सोर्स टू 320 ओहम लोड। देखो 320 ओहम लोड है, 80 ओहम का सोर्स, तो कितना टर्न रेशियो आपको चाहिए ऐसा पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो आपको ओहम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो काफ़ी लोग क्या करेंगे 320/80 कर देंगे और यहाँ पे आंसर बोल देंगे 4 सही आंसर हो, 4 मार्क करके आ जाएंगे। 4 सही आंसर नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपका जो ओवरऑल आर होता है आपको पता है एन स्क्वायर होता है। हाँ, मतलब एन स्क्वायर आर होता है आपका। अगर इनपुट आउटपुट की बात करो तो यहाँ पे आपका जो टर्न्स रेशियो दिया हुआ है 80 ओम से 320 ओम को मैच करो, क्योंकि यहाँ पे आपका आर जो है, हाँ, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आपका जो एन होगा वो अंडर रूट ऑफ मतलब हो जाएगा 4, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आंसर आएगा। आप सिंपली I1 I2 से करो तो भी आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो I1 I2 की जगह पे आप आर रखने जाओगे तो उसका अंडर रूट करना पड़ेगा। सो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो सही आंसर आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंड्यूस वोल्टेज अक्रॉस अ स्टेशनरी कंडक्टर इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इज। क्या होगा, देखो स्टेशनरी कंडक्टर है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे देखो मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे कैसा कंडीशन दिया हुआ है कि मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है एन, मतलब कोई मैग्नेटिक बार है एन एस मतलब है, और मेरे पास कोई कंडक्टर भी है, जो कंडक्टर भी स्टेशनरी है, जो हिल नहीं रहा है। ठीक है, उसके अराउंड मैंने वाइंडिंग फॉर एग्जांपल कहीं किया हुआ है, लेकिन इसमें से जो ये वाइंडिंग मैंने किया हुआ है, हाँ, इस वाइंडिंग में से कोई कंडक्टर पास नहीं हो रहा है, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा है, तो ये दोनों स्टेशनरी है। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कोई भी ईएमएफ जीरो आपका होगा। हाँ, ईएमएफ कब जनरेट होता है आपको पता है, इज इक्वल टू -n d∅/dt, जब आपका फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा आपका, हाँ, ये फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो कहाँ ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब स्टेशनरी जो पार्ट होता है उसमें कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता। हाँ, इन दोनों में से एक भी, अगर मैं करंट कॉइल को मूव करूँगा इसके ऊपर, मतलब करंट कॉइल को यहाँ ले जाऊँगा इसके ऊपर ऐसे, तो ये मतलब आपका जो है वो फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा और इसकी वजह से मुझे ईएमएफ मिलेगा। या तो इसको मैं इसके अंदर से पास करूंगा, मतलब मैग्नेटिक बार को, तभी दो में से एक जो है वो मूविंग होना चाहिए, तभी तो है आपका जो कंडक्टर जो है वो लाइंस कट होगा और तभी तो आपका फ्लक्स इंड्यूस होगा, और फ्लक्स इंड्यूस होगा तो इसी की वजह से मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो इसी की वजह से आपका जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, इफ अ लूप in a basic DC generator suddenly begins rotating at a fast speed, so the induced voltage क्या होगा, देखो आपका लूप फास्ट स्पीड से जनरेट करने लगे, मतलब क्या होगा, आपका टॉर्क जो है टाउ वो बढ़ेगा। टाउ बढ़ेगा तो टाउ जो होता है प्रोपोर्शनल टू IA होता है, तो आपका IA बढ़ेगा, आपका IA आर्मेचर करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो आपका आर्मेचर करंट आपको पता है, आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आपका इंड्यूस वोल्टेज जो है VT, टोटल मतलब इंड्यूस वोल्टेज होगा VT, वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका VT जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको यहाँ पे देखो बैक ईएमएफ पूछा होता तो बैक ईएमएफ जो होता वो रिड्यूस होता, हाँ, आपको ऐसा पूछा होता, क्योंकि VT जो है वो सिंपली आपका, अगर मैं लिखने जाऊँ तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी मोटर ड्रॉ करोगे तो VT जो होता है वो EB + IRA होता है, तो आपका बैक ईएमएफ यहाँ पे IA आपका बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो आर्मेचर करंट बढ़ने की वजह से आपका बैक ईएमएफ जो होता है वो रिड्यूस होता है। यहाँ पे हमें डिटेल में वहाँ जाना नहीं है। सो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये जो था आपका डिटेल सोल्यूशन था क्वेश्चन पेपर ऑफ द बिहार JTO LIC 2013। अगर इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आंसर दिया है वो गलत है, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाए और इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन से मैक्सिमम लोगों को एडवांटेज जो हो पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।